टेररिस्ट मतलब इतना घटिया और इतना बाहियात और इतना निंदा करूंगा कि पीठ पीछे भी नहीं बोल सकता। निहत्ते लोगों को मारना, धर्म पूछ के वो भी, हमारी एक सोल्जर उनकी 100 के बराबर है। वहाँ पे तो लड़ने के लिए आ नहीं सकते। चूड़ियाँ पहन के अपने घर पे बैठो। ये तो वही बात है विजय भाई कि हम तो डूबेंगे सनम, पर तुमको लेके डूबेंगे। तो आग लगा दी ना, अच्छी खासी शांति मची हुई थी, उसमें तीली लगा दी। सारी दुनिया को पता है इंडिया को तंग करना है, पाकिस्तान को आर्म्स दे दो। आपको लगता है कि अभी ट्रंप ने स्टेटमेंट दी? On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. पाकिस्तान वालों सुधर जाओ, मैं इंडिया के साथ हूँ। Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. बोलने की बात अलग है। अगर तू इंडिया के साथ है ना, तो बहुत लीवर्स हैं तेरे पास, है ना, करके दिखा। मैं 1947 और 1950 की मैं बात करूँ, इंडिया और चाइना दोनों एक बराबर था। एक्चुअली चाइना और भी बुरा हालत में था। तो एक्चुअली क्या हुआ, इंडिया क्या गलत कर गया या फिर चाइना क्या सही कर गया, जो आज इकोनॉमिक वाइज अगर देखें तो चाइना की इकोनॉमी बहुत आगे है इंडिया से। इन्होंने स्ट्रेटेजिकली क्या खेला कि इन्होंने अपने कंट्री के नुकसान पे कोई चीज नहीं करी। बट आपको क्या लगता है कि चाइना और इंडिया की जो टेक्नोलॉजी वॉर है, कौन आगे है और क्यों आगे है? क्या हम चेंज कर भी सकते हैं? स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स तो इंडिया ने भर भर के करी। सोशलिज्म पकड़े रखा हाथ में, गरीबी हटाओ और नेशनलाइज कर दिया एयर इंडिया को। क्या मैसेज गया? कोका कोला नेशनलाइज कर दी, एयर इंडिया नेशनलाइज कर दी, बैंक्स नेशनलाइज कर दिए। तो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स तो ऐसे करी हैं कि बिजनेसमैन को भगा दिया। Welcome to Manifest with Vijay. Thank you so much, Vijay, for having me. It was lovely to do 2 podcasts with you, and this is the 3rd one. I feel at home. जो आज नए दर्शक हैं या नए व्यूअर्स हैं, उनको आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। एग्जैक्टली आप क्या करते हैं और किस तरीके का आप टॉक देते हैं? First of all, thank you for having me again, विजय भाई। मुझे MBA और इंजीनियरिंग करे हुए 25 साल हो गए और फाइनेंस के फील्ड में MBA किया था। तो कॉर्पोरेट लाइफ में भी काफ़ी रहा हूँ और बिज़नेस में भी काफ़ी रहा हूँ और पिछले 10 साल से कंसल्टेंसी वेंचर्स ही चलाता हूँ और टॉक्स बहुत देने का शौक़ है। 500 से ज़्यादा वीडियोस हैं अलग अलग फोरम्स पे। वेंचर कैपिटल टीवी के लिए मैंने 51 शोज़ किए हैं, अवार्ड्स बहुत मिले हैं और लोगों का प्यार बहुत मिला है। तो मतलब मुझे लगता है कि मैं ऐसे मुद्दे उठाऊँ जिसमें देश का भला हो और एक आदमी जो बिज़नेस में कुछ करना चाह रहा है, कुछ हट के करना चाह रहा है, सबका भला हो। तो मैं उसी फोकस से मैं बात करता हूँ और आपके साथ हमेशा डिस्कशन बहुत अच्छा रहता है। तो आई लव कमिंग टू योर शो। सर आजकल है ना, यूके, यूएस और यूरोपियन कंट्री हो गया, सिंगापुर हो गया, यहाँ पे है ना बहुत सारे इंडियन रहते हैं। एज यूजुअल हम लोग पूरी वर्ल्ड को एज हमारा एक हिस्सा मानते हैं। तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म से वहाँ पे काम करते हैं, पढ़ाई के लिए भी जाते हैं, बिजनेस भी करते हैं। बट अभी एक सिचुएशन बना है कि वहाँ से पुशबैक मिल रहा है। ये क्या चल रहा है एग्जैक्टली और ऐसा क्यों हो रहा है? ऑल्सो अभी जियोपॉलिटिक्स में भी क्या चल रहा है? विजय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इंडियंस के साथ क्या हो रहा है कि इंडियंस ने अपवर्ड मोबिलिटी का फॉर्मूला ढूंढा हुआ है। बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, अच्छे जगह से डिग्रियां कराओ, उसके बाद उनको MNC में, ग्लोबल कंपनी में, बिकॉज आपके स्किल्स वो हैं जो पूरी दुनिया को चाहिए। तो जहाँ भी आपको जो भी चीज़ मिले, चाहे आपको कैब ड्राइविंग करनी पड़े, इलेक्ट्रिशियन करना पड़े तो मिडिल ईस्ट में कर लो, प्लम्बर का, लेबर का, अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो मिडिल ईस्ट में कर लो, कैब चलानी है ऑस्ट्रेलिया में चला लो, ट्रक चलाने हैं, कैब चलानी है कनाडा में चला लो। और अगर एजुकेटेड क्लास की बात करें तो हर कंट्री में देखो एजुकेटेड इंडियंस मिलेंगे। और अच्छा इंटेलेक्चुअल काम करो और मौका मिले तो इंटेलेक्चुअल बिजनेस करो और दूसरों से सीखो, नई हेज फंड्स क्या होते हैं, वेंचर कैपिटल क्या होता है, और बड़ा सोचो। फैमिली सपोर्ट पीछे रखो, वहाँ से प्रॉपर तुम्हें मन की शांति और सारे हाइजीन फैक्टर्स, खाना प्रॉपरली मिल रहा है, वाइफ का सपोर्ट मिल रहा है। मतलब वो एक फार्मूला है। तो अब वो फार्मूला क्या था कि वो मैच कर रहा था जब तक वेस्टर्न कंट्रीज़ में रिसोर्सेज की कमी आ रही थी। बिकॉज क्या हुआ कि वो बहुत जल्दी रिच हो गई। यूएस सडनली जब ब्रेटन वुड्स सिस्टम आया 1972 में, तो डॉलर की एकदम से वैल्यू बन गई। तो उनकी रिचेस आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो 72 से लेके आज तक 50 साल के अंदर दे बिकेम सो रिच। जो बिजनेस सेंस थी वो सब में थी काफ़ी, कि बिजनेस कैसे करते हैं, बिकॉज इट्स अ फुल्ली कैपिटलिस्ट कंट्री। और वहाँ पे
गवर्नमेंट भी मतलब कैपिटलिज्म पे ही चलती है, बिकॉज पार्टीज की सारी फंडिंग वो सब बड़े लेवल पे होती है। तो उनको एक लगा कि हम दुनिया से टैलेंट लें, क्योंकि टैलेंट तो चाहिए। देखो अभी इलॉन मस्क ने भी बोला है, उसने बोला है कि H1B पे नज़र मत डालना। उसने खुले में चैलेंज किया है अमेरिकन को कि H1B पे नज़र मत डालना, मैं दुनिया बदल दूंगा, मैं H1B नहीं बंद होने दूंगा। क्योंकि SpaceX अभी आपने देखा वो रॉकेट नीचे आया और वो हुक में जाके लटक गया, उसका जो चीफ इंजीनियर है इंडियन है। तो मतलब जिस लेवल पे जो टैलेंट पूरी दुनिया से खींच रहे हैं, चाइनीज खींच रहे हैं, इंडियंस को खींच रहे हैं, जिस लेवल पे टैलेंट खींच रहे हैं, उसके बिना इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी? आज आप कैपिटलिज्म बना रहे हो, टैलेंट भी तो चल रहा है। तो इंडियंस को वो अपवर्ड मोबिलिटी दिख गई, और खासकर आईआईटियंस, क्योंकि आईआईटियंस को इन लोगों ने भर भर के लिया, और फिर एलुमनाई हमेशा अपनी एलुमनाई दूसरों अपने कॉलेज को ही खींचती है, तो वो होना शुरू हो गया। कुछ इसमें ये भी होना शुरू हो गया कि कम्युनिटीज़ ने एक दूसरे की हेल्प की, जैसे गुजरातियों ने मोटेल में घुसे, फिर पूरे पूरे गुजरात से लोग मोटेल्स में घुस गए। आंध्रा के लोग आईटी में घुसे, तो उन्होंने सारे आंध्रा को भाई आईटी में आ जाओ। अभी क्या हो रहा है कि जॉब्स कम है, ये कंट्रीज़ खुद रिसेशन फेस कर रही हैं, और यहाँ पे जॉब मार्केट बहुत टाइट है, और उनके खुद के लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, और इकोनॉमी डाउन होने की वजह से बिजनेसेस कम हैं, तो जॉब्स भी कम हैं। तो इस वजह से वो अपने सिटीजन्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं। जैसे यूएस में आजकल यूएस ने तो खुला ट्रम्प ने मचाया हुआ है कि नहीं, हम ये वाले वीज़ा नहीं देंगे, हम H1B नहीं देंगे, हम हर वीज़ा पे टाइट किया हुआ है। सिंगापुर ने क्या किया है कि 2009, 10, 11, 12, 13 5 साल वो इंडियंस को भर भर के बुला रहे थे कि यहाँ पे आईटी सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर सेट करो। वो इंडियंस गए वहाँ पे, उन्होंने सेट किया, फिर वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी ले ली, PR ले ली। अब सिंगापुर इज़ अ कन्फ्यूशियन स्टेट, मतलब वो चाइनीज़ लोगों का बनाया हुआ टाइप का स्टेट है, तो वहाँ पे 30-40% चाइनीज़ ओरिजिन के लोग हैं। दे डोंट वांट इंडियंस इन सो मच नंबर। तो जब 10% से ज़्यादा इंडियंस हो गए वहाँ पे, तो उन्होंने ब्रेक लगा दी। अब 2015 के आसपास से वो दे नहीं रहे PR, इंडियंस को नहीं देते। चाइनीज़ को दे देंगे, अंग्रेज़ को दे देंगे, यूरोपियन को दे देंगे, US को दे देंगे, ऑस्ट्रेलियन को दे देंगे, इंडियन को नहीं देंगे। तो हर जगह पुशबैक हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में पुशबैक हो गया। आज ऑस्ट्रेलिया, हर कोई सोचता था कि इंजीनियरिंग कर लो, MBA कर लो, वहाँ पे जॉब मिल जाती है, नहीं मिल रही, वीज़ा नहीं दे रहे, बल्कि वो इनको वीज़ा ज़्यादा दे रहे हैं, प्लम्बर्स को, इलेक्ट्रिशियंस को, ड्राइवर्स को, नर्सिस को, इनको दे रहे हैं वीज़ा, एजुकेटेड लोगों को नहीं दे रहे। और दे भी रहे हैं तो हर कंट्री ने एक वो कर दिया है कि आप इन्वेस्टमेंट करो, आप इन्वेस्टमेंट डालो और इन्वेस्टमेंट वीज़ा ले लो, जैसे EB-5 है US में, तो हर एक ने वो निकाल दिया है। दुबई ने गोल्डन वीज़ा निकाला है 10 साल का, तो हर कोई उसी डायरेक्शन में चल पड़ा। पैसा लाओ तो आप वीज़ा ले लो, लंबा PR ले लो। ये हो रहा है इंडियंस के साथ। और चाइना इतना स्मार्ट था, डेंग जियाओपिंग ने देखा कि ये लोग कैपिटलिस्ट हैं, अगर इनका फायदा हो रहा है तो ये कुछ भी कर सकते हैं, ये देश भी बेच सकते हैं। तो उसने डील ऑफर करी क्लिंटन को कि हमें WTO में डाल दो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके बाद फिर तुम यहाँ पे तुम्हारे बिजनेसमैन जितना मर्जी बिजनेस यहाँ लगा लो, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। और वो उसकी डील थी। अब क्लिंटन को लगा कि यार ये तो सही है, हमारे सारे बिजनेसमैन वहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, चीप लेबर है, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, जो कहती है वो होता है। अगर एक आपको पता है जो एप्पल की फैक्ट्री लगी थी 6 महीने के अंदर लग गई थी, और वो एक पहाड़ था उसको पूरा तोड़ के उसके ऊपर लगाई थी उस जगह पर। जो टेस्ला की गीगा फैक्ट्री थी, 11 महीने में गीगा फैक्ट्री लगा दी चाइना। तो जो कहते हैं वो होता है। और उन्होंने सीखा था बिजनेस करना, कैसे कंट्री को ग्रो करना है, डेवलप्ड बनाना है। डेंग जियाओपिंग की मीटिंग हुई थी सिंगापुर के ली कुआन यू से, और ली कुआन यू ने उसको बोला था अगर ब्यूरोक्रेसी में मेरिटोक्रेसी नहीं लाओगे तो सिंगापुर जैसी कंट्री खड़ी नहीं होगी। मेरिट, ब्यूरोक्रेसी शुड बी टोटली मेरिट, जो इंडिया में नहीं है।
मंडल कमीशन आ गया था 89 में। तो एक तरह से हुआ क्या कि यूएस कभी नहीं चाहता था कि कोई कंट्री उसके बराबर खड़ी हो जाए। पहले जापान खड़ी हुई थी, जापान ने सारा ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लिया था, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ले लिया था, सोनी चलता था, टोयोटा होंडा चलती थी। तो प्लाजा एकॉर्ड साइन करा लिया जापान से, और उसको जापान आज तक नहीं खड़ा हो पाया। उसका डिवैल्यू कर दी करेंसी, और उसके यहाँ रियल एस्टेट क्राइसिस हो गया, वो आज तक नहीं खड़ा कर पाया। तो अब जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इनकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो गई है यूएस की, और कंट्री बहुत ज़्यादा डेट लेने पे चल रही है। $36 ट्रिलियन का डेट है यूएस के ऊपर। जितना इंटरेस्ट का बिल है उस डेट के ऊपर यूएस गवर्नमेंट को जो देना पड़ता है बजट में से, वो डिफेंस बजट से भी ज़्यादा है। यूएस का डिफेंस बजट जो $900 बिलियन का होता है, उससे ज्यादा तो वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो समथिंग हैज टू चेंज, समथिंग हैज टू चेंज। अब वॉर भी लड़ने का इनको बहुत शौक है यूएस वालों को, इनसे लड़वा लो, जहां पे भी आर्मी भिजवा लो इनको, ठीक है। अब एक जो यूएस डॉलर सुप्रीम हुआ था ब्रेटन वुड्स में, तो एक अंडरस्टैंडिंग थी कंट्रीज की कि दुनिया का पुलिसमैन यूएस रहेगा। तो दुनिया का पुलिसमैन यूएस रहेगा तो वो यूनाइटेड नेशंस के थ्रू भी तो रह सकता था, लेकिन यूएन को साबोटाज किया हुआ है, क्योंकि अपनी चलानी है यूएस ने, तो वो यूएन को साबोटाज करके रखा हुआ है। और अब तो इराक वॉर किया। इराक वॉर क्यों किया? क्योंकि सद्दाम हुसैन ने जॉर्ज बुश के फादर के टाइम पे कुछ पंगे लिए थे, तो वो बदला लेने के लिए कितने पैसे खर्च करे? ट्रिलियंस। अफगानिस्तान में जाके बैठे, ट्रिलियंस। चाइना मजे देख रहा है, मजे, अरे यार करने दो, इनको करने दो, क्योंकि ये इनको शौक है लड़ाई करने का, और इनको इनकी पॉलिसीज में कोई स्टेबिलिटी नहीं होती। यूएस का कोई जैसे ही बंदा चेंज होता है इनकी नई चीजें आ जाती हैं। अब बताओ, बाइडन ने वॉर करवाया यूक्रेन रशिया में लाखों मर गए, और सारे रिसोर्सेज जो खर्च हो रहे हैं वहां पे, एक तरफ से तुम्हारी कंट्री डेट पे चल रही है, एक तरफ से तुम वॉर करवा रहे हो, है ना, वो भी नेटो कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए। भाई यूएस का क्या बनता है यूरोप के ऊपर पैसा खर्च करना वॉर पे? हाँ, ये एक्चुअली चल क्या रहा है बेसिकली, ऐसा तो चल रहा है कि इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इवनिंग उसके साथ साथ वहाँ से तो हुआ ही है, प्लस अभी रेट वॉर भी चल गया है। 245% रेट लगाया गया है उस पर, टैरिफ जो लगाया गया है ये चाइना पे। बेसिकली एक तो बताइए टैरिफ होता क्या चीज़ है? जब कोई ट्रेड आप करते हो, अब अगर मैं बोलूं कि हमारी यहाँ पे जो टॉयज़ की रिक्वायरमेंट है वो हम चाइना से ख़रीद के यहाँ बेच दें, तो यहाँ की इंडस्ट्री तो बंद हो जाएगी, क्योंकि जिस लेवल पे स्केल पे चाइना ऑपरेट कर रहा है, और वो बहुत सस्ते अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना रहा है, क्योंकि उसको प्रैक्टिस भी हो चुकी है, वो 30 साल से कर रहा है। दे हैव ग्रोन ऑन द चेन, सप्लाई चेन, वैल्यू चेन। तो गवर्नमेंट्स उस पर कस्टम ड्यूटी लगाती है कि भाई अगर अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडिया में इतनी कार्स बनती हैं, पाकिस्तान में नहीं बनती, वहाँ पे आपको इम्पोर्टेड दिखती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इंडस्ट्री नहीं खड़ी हो पाई कार की। मलेशिया ने एक टाइम प्रोटॉन कार लॉन्च की थी, महातिर मोहम्मद जब थे वहाँ पे। महातिर मोहम्मद ने मॉडर्न मलेशिया की सोच रखी, तो उन्होंने कहा हम कार इंडस्ट्री फॉरेन को नहीं देंगे, तो उन्होंने प्रोटॉन लॉन्च करी। अब हुआ क्या कि ऑल्दो प्रोटॉन एक ठीक ठाक कार थी, लेकिन उसके बाद भी वो जापानीज को बीट नहीं कर पाए। लेकिन उसकी सोच थी कि मेरे को ये सेक्टर नहीं देना फॉरेनर्स को, तो वो ड्यूटी लगाते हो आप। अब चाइना का क्या हुआ कि 30 साल में $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी, जो इंडिया 2014 में $2 ट्रिलियन की थी, वो 2 से 26 पे पहुंच गया। बट ये एक सोचने वाली भी बात है बेसिकली। मैं 1947 और 1950 की मैं बात करूं, ये इंडिया और चाइना दोनों एक बराबर था। एक्चुअली चाइना और भी बुरा हालत में था। तो एक्चुअली क्या हुआ, इंडिया क्या गलत कर गया या फिर चाइना क्या सही कर गया, जो आज जो इकोनॉमिक वाइज अगर देखें तो चाइना की इकोनॉमी बहुत आगे है इंडिया से? देखिए, स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स बहुत हुई हैं। एक तो चाइना ने माओ के टाइम ब्लंडर्स करे, लेकिन चाइना जिस टाइम पे इंडिपेंडेंस ले गया, उस टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टी ने सारे अपने ऑपोजिशन को ख़त्म कर दिया था चाइना में। और
जो एक ही उनकी ऑपोजिशन पार्टी थी उसको ताइवान भगा दिया था। तो उनको एक पूरी कंट्री मिली, एक यूनाइटेड, जिसमें तिब्बत भी ले लिए है उन्होंने। 59 में तो लिया है अभी कुछ साल पहले, तिब्बत ले लिया, उधर से मंचूरिया उनके पास था, इधर से मतलब इनर मंगोलिया उन्होंने लिया हुआ है। दे बिकेम अ ह्यूज कंट्री। और इन्होंने स्ट्रेटेजिकली क्या खेला कि इन्होंने अपने कंट्री के नुकसान पे कोई चीज़ नहीं करी। जैसे सोवियत यूनियन और अमेरिका की लड़ाई थी, तो चाइना ने स्मार्ट क्या प्ले किया कि वैसे सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट था और चाइना भी कम्युनिस्ट था, तो उनको सोवियत यूनियन का साथ देना चाहिए था। अपनी डील सेपरेटली साइन कर ली यूएस के साथ कि तुम हमें रिच बनाने में हेल्प करो, हम सोवियत यूनियन के खिलाफ तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। दे वर प्रैग्मेटिक पीपल। एंड डेंग जियाओपिंग का ही एक लाइन है कि द कलर ऑफ द कैट डज नॉट मैटर एज लॉन्ग एज इट कैचेज माइस। चूहा पकड़ रही है ना बिल्ली, उसके कलर कम्युनिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, फलां है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दे आर सुप्रीमली प्रैक्टिकल पीपल। और एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, जो सोचते हैं वो होता है, और 90% हैंड रेस के हैं। तो अगर शी जिनपिंग आज कुछ कहता है तो वो 90% लोगों को समझ में आता है। इंडिया में मोदी जी कुछ कहते हैं, 40% हिंदी स्पीकर्स हैं, उसमें भी डिवाइडेड है, कोई लैंग्वेज इशू है, कोई कास्ट इशू है, फिर रिलीजन के भी इश्यूज चलते रहते हैं। तो आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे अगर आप बिजनेसमैन से पूछोगे ना कि इंडिया में बिजनेस करना कैसे डिफरेंट है, इंडिया में बिजनेस करने का मतलब है कि आप 26 स्टेट्स के साथ बिजनेस कर रहे हो, सबकी अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। मतलब फिस्कल पॉलिसी तो गवर्नमेंट के हाथ में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन सबकी अपनी इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, सबके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू अ बिजनेस लाइक अ सिंगल एंटिटी इन इंडिया। और स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स तो इंडिया ने भर भर के करी। सोशलिज्म पकड़े रखा हाथ में, गरीबी हटाओ, और नेशनलाइज कर दिया एयर इंडिया को। क्या मैसेज गया? कोका कोला नेशनलाइज कर दी, एयर इंडिया नेशनलाइज कर दी, बैंक्स नेशनलाइज कर दिए। तो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स तो ऐसे करी हैं कि बिजनेसमैन को भगा दिया। और उसी से देखो, राजीव गांधी 84 में आए थे और उन्होंने ऐसा मिसमैनेज किया इस देश को कि 89-90 तक आते आते हम लोग IMF के पास पहुंच गए थे कि भाई हमें तो पैसे खत्म हो गए। और मनमोहन सिंह उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो लोग कहते हैं मनमोहन सिंह तो फादर ऑफ रिफॉर्म्स हैं, क्योंकि उन्होंने 91 में खोला सेक्टर, इंडिया को खोला, लिबरलाइज किया। उन्हीं के अंडर तो डिफॉल्ट हुआ था, और वर्ल्ड बैंक ने कंडीशन रख दी कि आपको इकोनॉमी लिबरलाइज करनी पड़ेगी, तभी हम पैसा देंगे। अब गोल्ड लेके, गोल्ड का जो प्लेजिंग की थी, तो वो उनको करना पड़ा। तो वो जो रिफॉर्म्स थे वो तो वर्ल्ड बैंक ने लिख के दिए थे ना कि ये करो, और फादर ऑफ रिफॉर्म मनमोहन सिंह को बना रखा है। तो इंडिया ने बहुत गलतियां करी हैं, और अभी भी देखो आप 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन पे ही पहुंच पाए हैं 2014 से 25 तक, यानी 11 साल में। और 4 ट्रिलियन से अभी देखो 4.5-5 की तरफ पहुंच जाएंगे 3-4 साल में, और जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। तब भी हम 5 ट्रिलियन तक ही पहुंच रहे हैं, 28 तक। चाइना वो 20 क्रॉस कर गया। तो थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट। जिस टाइम पे चाइना ग्रो कर रहा था उस टाइम लिबरलाइजेशन, ग्लोबल इकोनॉमी की सब कंट्रीज कहती थी फ्री ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरे बूम पे थी। तो वो टाइम इंडिया ने मिस कर दिया। तो 2004 से 14 के बीच में इतने ब्लंडर्स करे इंडिया ने कि वो गोल्डन टाइम मिस कर दिया। तो अब क्या है कि 29 की एवरेज एज है इंडियंस की। अगर इंडिया को ओल्ड होने से पहले रिच बनना है तो इंडिया को 13-14% GDP ग्रोथ पे ग्रो करना चाहिए, और करती कितने हैं? 7% पे। तो आई एम सॉरी टू से, मैं बहुत नेशनलिस्टिक हूँ, लेकिन मोस्ट सारे इंडिकेटर्स ये कह रहे हैं कि इंडियंस ओल्ड होने से पहले रिच नहीं बन पाएंगे। काफ़ी सारा तबका ऐसा है जो वो गवर्नमेंट सपोर्ट, जैसे 80 करोड़ लोगों को अनाज बट रहा है 5 किलो पर मंथ, और ये डोल्स चल रही हैं, ये सब इसकी वजह से भी तो कितना मुश्किल होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाते आप, सारा आपको बांटना पड़ रहा है, वो सब चलता रहेगा।
So India is youngest in the world right now with the average age of 29. ठीक है, इसका मतलब हमारे पास वर्कफोर्स तो ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब जॉब पे भी लोग बहुत ज़्यादा रीइंफोर्स कर रहे होंगे, बहुत डिपेंडेंट हो रहे होंगे। एंड आजकल के जो यूथ है वो फाइनेंशियल फ्रीडम को भी एक बार देखते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा, फाइनेंशियल पावर आएगा तभी अपनी इकोनॉमी बढ़ेगी, एक्सपेंस पावर आएगा तो इकोनॉमी में पैसा वापस रीरोटेशनल चलेगा। तो अगर कोई यूथ है, अगर वो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, उसको कैसे प्रोसेस करें? हाउ डू यू सी एंड हाउ डू यू गाइड देम? देखिए, मैं ये मानता हूँ 2 चीज़ें। एक तो अगर आप काम करना चाहते हो ना, आप कभी बेरोजगार नहीं रह सकते। जो आदमी काम करना चाहता है ना, वो छोटे से भी शुरू कर लेता है, गलत से गलत कंडीशंस में भी शुरू कर लेता है, वो अपने लेवल पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। मैं आपको 5-6 तरीके बता सकता हूं कि जो मेरे जान पहचान के लोग, वो उन्होंने अलग अलग तरीके लेके और वो रिच बन गए। लेकिन कॉमन फैक्टर यही है कि सबने देखो गिव अप नहीं किया, और कभी उनका बुरा भी चल रहा था। एक तो दोस्त है मेरा, वो तो मतलब 11 साल उसने एक ऐसे बॉस के अंडर बिताए जो कंपनी के ऑफिस के फ्लोर पे गलियारे के बीच में खड़े होके गालियां देता था, चुन चुन के गालियां देता था और सबके सामने जलील करता था। और उसको इंडिया हेड बना रखा था एमएनसी का, और कितने लोगों को उसने जलील कराया जिंदगी में। 11 साल उस बंदे ने बिताए। लेकिन 11 साल के बाद वही है कि देखो सच्चाई, लेकिन वो छोड़ा नहीं जॉब। वो मुझसे कहता था कि यार मैं जॉब छोड़ दूं, लेकिन बस उसके अंदर एक चीज़ थी कि नहीं, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो लगा रहा। वो 11 साल बाद कोई एक अमेरिका से इंडियन लड़की आई थी जो अमेरिका में बॉर्न थी, वो यहाँ पे पोस्टिंग पे आई थी। उसने देख लिया कि ये क्या करता है यार, हमारी पॉलिसीज तो ऐसी है नहीं यूएस में। तो उसने वहाँ पे गई यूएस में और सबको बताया जाके। तो उस बंदे को हटाया, और जो मेरा फ्रेंड है उसके बदले उसको बना दिया इंडिया हेड। मतलब वो बंदे ने कहा, देख 11 साल में सारे बाल सफ़ेद हो गए, फेस पे थकान आ गई, गालियाँ खा के आज वो बंदा 10 करोड़ की सैलरी पे है उसी कंपनी में। मतलब ही डिडंट गिव अप। मतलब एक तो वो एग्जांपल है कि वो एमएनसी में आप परसिस्ट करो, आसान नहीं होता। अमेरिकन्स ना, चलो यहाँ नुकसान हो रहा, बंद करो इस डिवीजन को, उस कंट्री में बंद करके यहाँ खोल दो, रिस्ट्रक्चरिंग कर दो। अमेरिकन्स ये सब बहुत करते हैं। तो अच्छा, फिर वहाँ पे क्या होता है कि इंडिविजुअलिज्म बहुत चलता है, और उनके यहाँ पोलराइजेशन बहुत है अमेरिका में। इट इज़ द मोस्ट पोलराइज कंट्री इन द वर्ल्ड, कि अपोजिंग थॉट्स का जो लड़ाई है वो चलती रहती है। इंडिया ना बहुत एडजस्टेड टाइप की कंट्री है। यहाँ पे कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है लोगों में कि चल कर रहा होगा यार, एक्सेप्ट इट। तो वहाँ पे वो लड़ते रहते हैं, तो उस वजह से डिसीजन चेंज होते रहते हैं, तो इस वजह से पॉलिटिक्स बहुत होती है। तो उसने परसिस्ट किया। अब इसी तरह से एक फ्रेंड था मेरा, वो स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन उसकी वाइफ एमएनसी में कर नहीं पा रही थी, परेशान थी, तो उसने एक स्टार्टअप ज्वाइन कर ली और उसको ईसॉप मिल गए। मैं सच्ची बता रहा हूँ, वो 40 की एज में उसको 6 करोड़ का एग्जिट मिला था ईसॉप से। अब ये बड़ी किस्मत की बात है विजय, कि आप एक ऐसी स्टार्टअप में हो जिसमें आगे राउंड्स हो जाएं फंडिंग के, फिर वो राउंड्स के बाद आपकी वेस्टिंग भी अच्छी मिलते रहे आपको ईसॉप, कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। उसके बाद उसने फिर उन ईसॉप वालों को एग्जिट भी दे पाया, वो बंद भी नहीं हुई स्टार्टअप। किस्मत की बात है, देखो बहुत किस्मत की बात है। तो लेकिन मेहनती थी, तो आज तो हम क्रेडिट उसी को देंगे। इसी तरह से जैसे बिग 4 होता है, जो पार्टनरशिप कंपनीज होती हैं, अगर आप उनका बेसिक बिजनेस समझ जाओ कि वो कैसे नंबर क्रंचिंग करते हैं, इफ़ यू आर अ गुड फाइनेंस पर्सन, तो वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है, वो इंडिया का टैक्स पार्टनर है बिग 4 में। मतलब 450 गज का उसने अभी घर बनाया नोएडा में, बाहर एक BMW खड़ी है, एक मर्सिडीज खड़ी है, और मतलब बट कहता है यार लाइफ में बहुत फेस किया है। मतलब उसने कभी गिव अप नहीं किया। उसको मन बहुत करता था कि यार ये जॉब छोड़ दूं मैं प्रेशर इतना होता है ना प्रॉफिट्स जनरेट करने का पार्टनर के ऊपर, ऑल्दो ही गेट्स अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स। तो इस टाइप की हैं। जैसे मैं आपको और भी एग्जांपल्स दे सकता हूँ बिजनेस में, स्टार्टअप्स में,
लोगों ने स्टार्टअप बनाई और जैसे हमारे एक टाइम में बहुत क्लोज मेरे रिलेटिव हैं, उनके पड़ोसी थे मिस्टर संजीव बिखचंदानी, तो उन्होंने नौकरी तब लगाई थी। तो मैं उनके यहाँ गया हुआ था, तो उन्होंने बोला यार मेरा पड़ोसी है ना, वो कुछ जॉब की साइट लगा रहा है। तो दिवाली का टाइम था, तो हम नीचे गप्पे मार रहे थे, तो मैं संजीव जी से गप्पे मार रहा था। मैंने कहा सर क्या लगाया आपने ये वो? आज देखो संजीव बिखचंदानी, जोमैटो, ब्लिंकिट, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ है उनकी, नौकरी कहाँ पर है। और फोकस देखो ना बंदे का। उस टाइम पे जब इंटरनेट नहीं होता था, जियो भी 2014 में आया है, 15 में, उस टाइम वो लगा रहा। तो जो जिस बंदे में होता है ना, उसको अपना लेवल मिल जाता है। सर जैसे आपने स्टार्टअप की बात करी, ई शॉप की बात करी, मैं इंडिया की स्टार्टअप इकोसिस्टम की भी बात करूँगा। आइडियली इंडिया में जो स्टार्टअप की बात करूँ तो 90% स्टार्टअप जो है पहले 5 साल में ड्रॉप डाउन हो जाते हैं, शट डाउन हो जाते हैं। कुछ बड़े स्टार्टअप्स भी हैं जो फंडेड हैं। मैं स्पेसिफिक बोलूँ, अभी ब्लू स्मार्ट की केस पे अगर मैं बात करूँ, प्रोमोटर की वजह से वो कंपनी कहीं ना कहीं हिट हो रहा है। आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे एग्जैक्टली हुआ क्या है? देखिए विजय, मैं ब्लू स्मार्ट का सबसे बड़ा जिसे कहते हैं सपोर्टर रहा हूँ। मतलब एक ऐसी कैब सर्विस जो इंडियंस ने लॉन्च करी और उबर और ओला को एक तरह से उनकी कमियां हटा के उससे सस्ती सर्विस और नेचर फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली और क्लीन कार्स, और कोई ड्राइवर आपको तंग नहीं कर रहा और एसी चला रहे हैं, और दे आर ओपनिंग द डोर। मतलब आपको वैल्यू फॉर मनी जो ब्लू स्मार्ट में थी, इट वाज अ प्राइड फॉर द कंट्री। बाद में चीज़ें निकल के आई हैं, बट मैं ये मानता हूँ कि एक ब्लू स्मार्ट जैसी सर्विस लॉन्च करने के लिए आपको फ्रॉड करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना फ्रॉड करे भी लॉन्च कर सकते हो और सक्सेसफुली चला सकते हो इंडिया में। तो बंद क्यों हो रही है, गड़बड़ कहाँ हुई है, वो तो अब पता चला। जो एलिजिडली, बिकॉज अभी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कि जेंसोल एक लिस्टेड कंपनी थी और वो सोलर कंपनी थी, उसके 2 फाउंडर्स थे और उन्होंने जेंसोल से कार्स खरीदवाई और एक कंपनी खोली ब्लू स्मार्ट, जिसमें पुनीत गोयल और अनमोल जग्गी और पुनीत जग्गी, इन तीनों ने ब्लू स्मार्ट बनाई और वो कार्स जो थी वो रेंट पे दे दी ब्लू स्मार्ट को। तो ब्लू स्मार्ट का तो एसेट लाइट मॉडल हो गया। जेंसोल लिस्टेड थी सोलर कंपनी, लेकिन सोलर कंपनी का मनी आप कार्स खरीदने में यूज़ कर रहे हो, तो उन्होंने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज करा होगा, बस उसमें कंट्रोवर्सी कि भाई आप जेंसोल का पैसा पब्लिक का ऐसे कैसे ले सकते हो, वो एक कंट्रोवर्सी है। अब ब्लू स्मार्ट चल रही थी बढ़िया, लेकिन लॉसेस तो थे जब तक वो एक लिमिटेड ज्योग्राफी में चल रही थी, गुड़गांव, नोएडा, साउथ दिल्ली, तब तक इट वाज डूइंग वेल और लिमिटेड कार्स थी। लेकिन 180 प्लस एंजल इन्वेस्टर से पैसा ले लिया, जो दे रहा है पैसा ले लो। उबर का भी यही मॉडल था। आज उबर का आप देखो ना, पिछली फंडिंग किसने करी है, कोई बंदा नहीं होगा यूएस में सेलिब्रिटी जिसने उबर में पैसे ना डाले हो, तो इन्होंने भी ले लिए। अब किसी स्टेज पे क्या हुआ, ग्रीड आ गया, और ग्रीड ये आया कि इंडियन फाउंडर ना वहीं फंस जाता है कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, हमारी गाड़ियां रोड पे हैं, इतना हमें नाम मिल रहा है, एंड में बच कुछ रहा नहीं है प्रॉफिट। तो वही कहीं ना कहीं इंडियन फाउंडर को ग्रीड आता है, पैसे निकाल लो इसमें से। तो फिटजी का आजकल आ रहा है तो 250 करोड़ का। तो जो न्यूज़ में आया वो ये कि उन्होंने क्या करा कि गवर्नमेंट की एक एजेंसी से 950 करोड़ का लोन ले लिया और बोला कि हम 6-7 हज़ार कार्स खरीदेंगे ब्लू स्मार्ट के लिए, और खरीदी 2000 कम, 4,500 खरीदी, 6,500 नहीं खरीदी। और वो जो 200 करोड़ रुपए थे वो साइफन ऑफ करके कैमेलियाज में एक घर खरीदा, दुबई के चक्कर लगाए, एक 26 लाख का गोल्फ का सेट खरीदा और क्रेडिट कार्ड बिल्स, और वाइफ को 3 करोड़ दिए, माँ को 6 करोड़ दिए। तो मतलब ऐसे करके पैसे मिसयूज़ करे उन्होंने, जो आ रहा है मीडिया में। तो बड़े ही सैड सिचुएशन है कि एक ऐसी सर्विस जो लॉट ऑफ इंडियंस लव दैट सर्विस एंड दे लुक्ड एट इट विद प्राइड, और उस कंपनी के साथ 2 फाउंडर्स ने ऐसा करा। तो मैं तो ये मानता हूँ कि इट इज सेट अप अगेन अ वेरी बैड एग्जाम्पल, कि मतलब समथिंग विच पीपल लव्ड,
बट मैं नहीं मानता कि ब्लू स्मार्ट जैसी कंपनी चलाने के लिए आपको 200 करोड़ का फ्रॉड करने की ज़रूरत है। आप चाहते तो सीधे तरह से भी चला सकते थे। बट इसके वजह से इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में क्या प्रॉब्लम चल रहा है? कुछ hit आ रहा है? इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट लूज होता है ना। और उसमें धोनी का भी लगा हुआ था पैसा, हम सुनने में आया 450 करोड़ धोनी का किसी का लगा हुआ था। नेचुरली अब जो इन्वेस्टर पैसा डालता है उसके साथ ऐसा हो जाए, और उसके बाद आपको पता है इंडिया में जो लीगल सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम है, उसके बारे में जितनी कम बात करो, अच्छा न्यायपालिका बोलते हैं, न्याय तो कहीं से पालिका हो ही नहीं रहा उसका। अच्छा हाँ, ये स्टार्टअप महाकुंभ में जब अभी डिस्कशन चल रहा था, वहाँ पे बड़ी जोर से मार पड़ी। इंडियन स्टार्टअप जो है धंधे बना रहे हैं, घर की जो एक स्टोर, किराना स्टोर वो खोल रहे हैं, और आप लोग टेक्नोलॉजी में नहीं कर रहे हैं, और चाइना बहुत आगे कर रहा है। बट आपको क्या लगता है कि चाइना और इंडिया की जो टेक्नोलॉजी वॉर है, कौन आगे है और क्यों आगे है? क्या हम चेंज कर भी सकते हैं? और अभी एक पॉडकास्ट भी आया था राजसमानी और खान सर के साथ, बहुत अच्छा पॉडकास्ट था बाय द वे, लेकिन उसमें भी सेम केस है जहाँ पे ये स्टेटेड है कि चाइना इज़ वे फार अहेड फ्रॉम इंडिया। हाउ डू यू सी इट? आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? इसमें कोई भी बात डाउट है ही नहीं कि चाइना का डीप टेक सेक्टर इंडिया से बहुत आगे है, और उनका इंडिजिनस होमग्रोन सेक्टर बहुत बड़ा है, क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज में काम करते हैं। मैंडरिन में प्रोडक्ट्स हैं, सारे सॉफ्टवेयर्स उनके अपने खुद के हैं, प्लेटफॉर्म्स खुद के हैं। बाहर का प्लेटफॉर्म यूएस का यूज़ नहीं करते, हम करते हैं। तो हमारी लैंग्वेज में कौन बनाएगा? जब इंग्लिश के सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, ट्विटर, वो इतनी अच्छी क्वालिटी वाले बिलियंस ऑफ डॉलर्स के पैसा लगा हुआ है उसमें, तो हर कोई उसी को ईजिली यूज़ करता है। बट उसको यूज़ करने का नुकसान देखो, आपका इंडियंस का डेटा सारा उनके हाथ में होता है, और एल्गोरिथम उनके मर्जी का होता है। आप अपनी लिंक्डइन की फीड खोल के देख लो, या ट्विटर की फीड देख के खोल के देख लो, 50% से ज़्यादा अमेरिका की उसमें कंटेंट होता है। और इन प्लेटफॉर्म्स को मैं कैसे ब्लेम कर सकता हूँ? मतलब हम ब्लेम नहीं कर सकते। आप टाइम्स ऑफ इंडिया खोल के देख लो, इकोनॉमिक टाइम्स, 50% अमेरिकन न्यूज़ होती है। अगर आपको होम ग्रोन सेक्टर बनाना है तो उसके ऊपर उस मार्केट को इतना बड़ा करना पड़ेगा ना कि लोग उसमें से कमाएं। अब आप हिंदी का LLM गवर्नमेंट ने सर्वम AI को दिया है बनाने के लिए। सच अ गुड बिगनिंग कि LLM बने, हिंदी में बने और इंडियन लैंग्वेजेस में बने, गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन क्रिटिसिज्म ये आता है कि कंज्यूमर सेक्टर में ही सब कुछ हो रहा है, डीप टेक में नहीं हो रहा। अब देखो 1,42,000 स्टार्टअप्स हैं इंडिया में, जिसमें से डीप टेक सिर्फ 3600 है, तो बहुत कम है। और एक ना फंडिंग गैप है, कैपिटल डेफिशिएंसी है। सीरीज ए और प्री सीरीज ए स्टेज पे उनको फंडिंग बहुत मुश्किल से मिलती है डीप टेक को इंडिया में, जो एक मार्केट में न्यूज़ है। ये प्रॉब्लम है। चाइना ने क्या किया था कि जब वो नॉर्मल चीज़ें बनाते थे, नॉर्मल टॉयज़ बनाते थे, नॉर्मल चीज़ें बनाते थे, बेसिक चीज़ें कस्टमर्स की बनाते थे, तो उन्होंने एक नई पॉलिसी लेके आए थे 2014 में, और उन्होंने कहा था वी हैव टू मूव अप द वैल्यू चेन। तो हमें सेमीकंडक्टर्स, AI, मशीन्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स, रोबोज, हमें उसमें घुसना है और उसमें कैपेसिटीज़ डेवलप करनी है। तो वो उन्होंने पूरा फोकस रख के अपने आप को हायर मूव किया, और बल्कि इस लेवल पे चले गए कि चाइनीज़ लोगों ने ही वियतनाम टाइप की कंट्रीज़ में जो नॉर्मल चीज़ों वाले बेसिक गुड्स वाले फैक्ट्रीज थी वो वहाँ शिफ्ट कर दी कि ये वहाँ से वर्क करेगा और चाइना विल हैव द हाई वैल्यू ऐड। इंडिया का नेसेंट सेक्टर है बहुत। एक तो बिगेस्ट रीज़न ये है कि हम इंग्लिश प्लेटफॉर्म से यूज़ करते रहते हैं, तो हिंदी में या फिर यहाँ के लैंग्वेजेस में बनते नहीं हैं, तो यहाँ की वो मार्केट भी नहीं बनती। जैसे हिंदी बुक्स की मार्केट कितनी शैलो है। आपने लास्ट टाइम कब सुना था कि एक हिंदी बुक अमेज़ॉन बेस्ट सेलर थी? सब इंग्लिश में लिख रहे हैं। इवन हिस्टोरियंस जो शिवाजी की तारीफ करते हैं, सावरकर की तारीफ करते हैं, वो भी इंग्लिश में लिख रहे हैं। तो ये एक है। और जो पॉडकास्ट आपने खान सर की बताई, अच्छी पॉडकास्ट थी। उसमें जैसे हमारे लालू जी पार्लियामेंट में हर चीज़ को देसी स्टाइल में सबको हंसाते थे, खान सर उसी स्टाइल में सबको देसी तरीके से, जिन्ना को मारना चाहिए था, गांधी को क्यों मार दिया,
लाइट हार्टेड तरीके से बातें हो रही थी। कुछ बातें मुझे उनकी अच्छी नहीं लगी, जैसे चाइना के बारे में जब पूछा मिस्टर राजशमानी ने तो उन्होंने कहा इंडिया कहाँ लड़ पा रहा है चाइना से। अगर चाइना की आर्मी डोकलाम में जाके बंकर्स बना रही है, वहां पे रोड बना रही है जिससे हमारा चिकन स्नैक दिखता है पहाड़ के ऊपर से, और इंडियन आर्मी में ने जाके रोक दिया, तो गलत किया क्या? अगर वो लद्दाख में घुस बैठे, उन्होंने बोला हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वहां पे, जो कई कंट्रीज करती हैं बॉर्डर पे, तो उन्होंने नोटिस दिया इंडिया को, इंडिया ने कहा एक्सरसाइज कर रहे होंगे, तो हमने अपनी आर्मी नहीं बढ़ाई वहां पे, पर शी जिनपिंग ने वो आर्मी बॉर्डर तक भेज दी। तो अगर कोई फॉरेन एग्रेसर आपके ऊपर आता है तो आपकी गलती क्या है? आप तो डिफेंड कर रहे हो और अच्छी तरह डिफेंड कर रहे हो, मतलब आई टू आई, मैन टू मैन। पूरे चाइना बॉर्डर पता है कितना 4000 किलोमीटर से बड़ा है वो, उस पे आप डिफेंड कर रहे हो और इतना अच्छी तरह डिफेंड कर रहे हो कि चाइना बैक डाउन कर गया कि लेट अस मेक पीस। और उसने जो कुछ 2 पॉइंट्स बचे हुए थे, फ्रिक्शन पॉइंट्स, वहां से वापस चला गया। आपको 900 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पे वो राइट्स दे दिए वॉक करने के, वापस दे दिए, जो इंडिया के पास बहुत साल पहले थे। तो जीत है ना हमारी। अब अगर आप लाइटली कर रहे थे कि नहीं इंडिया कहाँ लड़ पा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो नहीं मानता। मैं तो मानता हूँ इधर से चाइना है, उधर बांग्लादेश खड़ा हुआ है, इधर श्रीलंका वालों ने 99 ईयर्स के लिए हम्बन टोटा में चाइनीज को घुसा दिया है, उधर पाकिस्तान है, और चाइना वालों ने तिब्बत पे, ताकि इंडिया कुछ वो ना करे, प्रेशर ना आए, उन्होंने 5th जनरेशन फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग लाइन पाकिस्तान को दे दी है, न्यूक्लियर सबमरीन दे दी है। आपके वेस्ट साइड में इतना बड़ा तमाशा खड़ा हुआ है, अब तिब्बत में तो क्या लड़ोगे? तो इंडिया की आप देखो ना आर्मी क्या 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 फेस करती है, इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या फेस करती है। अब पहलगाम में देख लो, एक तो टेररिस्ट मतलब इतना घटिया और इतना वाहियात और इतना नामर्दी वाली काम मैं बोलूँगा उनको, इतना निंदा करूँगा कि एक तो वो बोलते हैं ना कि पीठ पीछे भी नहीं बोल सकता, निहत्थे लोगों को मारना, मतलब ये कहा कि उनकी धर्म पूछ के वो भी, हमारी एक सोल्जर उनकी 100 के बराबर है, वहाँ पे तो लड़ने के लिए आ नहीं सकते, और निहत्थे लोगों के लिए आ गए, चूड़ियाँ पहन के अपने घर पे बैठो। और ये चीज़ भी कैसे डिकोड करें, वहाँ पे टूरिस्ट के ऊपर उन्होंने अटैक किया, तो टूरिस्ट इकोनॉमी भी एक बारी डाउन होगी मेरे हिसाब से। तो आप थोड़ा सा डिकोड करेंगे इसको। विजय देखो, पाकिस्तान क्रिएट कैसे हुआ था, जब ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ हुआ कि इंडिया की एक होम ग्रोन इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, और उसमें जो लोग यूके से लॉ पढ़ के आए हैं वो देख रहे हैं कि यूके में कैसे डेमोक्रेसी चल रही है लेकिन यहाँ पे नहीं चल रही, तो वो सारे बैरिस्टर्स बने थे, वो सारे वो कांग्रेस का पार्ट थे उस टाइम पे, और कांग्रेस के अलावा और एजेंसीज थी, हिंदू मुन्नी थी, बहुत सारे ग्रुप्स थे, आरएसएस का भी रोल था उसमें। तो ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ हुआ कि अगर हमने इतनी बड़ी कंट्री छोड़ के चले गए, उनको देखा उन्होंने सरदार पटेल कैसे 535 प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज कर रहे थे, तो उन्होंने कहा यार ये तो दे विल बिकम टू पावरफुल, और हमने एक वर्ल्ड की 26% जीडीपी वाली कंट्री में हम 200 साल पहले आए थे और हमने उसको 2% पे ले आए, 26 से 2%, इसका बदला तो हम लेंगे ही यूके से, हर कोई लेगा, देखो आदमी भूलता तो है नहीं। तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिएट कर दिया, और पाकिस्तान कैसे क्रिएट किया, जिन्ना को प्रॉप अप करके, और 45% बजट ऑफ पाकिस्तान गोज टू देयर आर्मी। 45%, ये आज नहीं है, ये तब से इंडिपेंडेंस के टाइम से। उन्होंने कहा था एक छोटी सी कंट्री बन रही है, उसकी आर्मी को इतना स्ट्रांग कर दो, और शुरू के कई साल उस पर ब्रिटिश जनरल्स थे जो उस आर्मी को लीड करते थे कि इंडिया फाइट ना करे। इंडिया के लिए तो ऐसे ही एक प्रॉब्लम छोड़ गए ना, परमानेंट दुश्मन, एक ऐसी कंट्री दुनिया की जिसका परमानेंट दुश्मन है बगल में बैठा है, जिस न्यूक्लियर पावर अलग दे दी यूएस ने, मतलब चाइना ने दी बट यूएस ने कहा चलो दे आर ऑन आवर साइड, चलने दो। उस टाइम इंडिया से इंदिरा की लड़ाई चलती थी। तो आज 90% जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिसोर्सेज है इंडिया की, वो पाकिस्तान में वेस्ट हो रही है। अब हुआ क्या है कि बिकॉज उनकी इकोनॉमी का बाजा बजा हुआ है, और बिकॉज वहाँ पे लोगों को खाने के लिए नहीं है, और
इवन वहाँ की आर्मी इवन बिजनेसेस चलाती है, फौजी कैंटीन, फौजी वीट, फौजी ब्रेड। तो वो आर्मी इतनी रिसोर्सेज खा रही है उस कंट्री की, लोग खाने के लिए नहीं है वहाँ पे, मर रहे हैं भूखे। तो सारे पॉलिटिशियंस फेस कर रहे हैं। अभी इमरान खान को आर्मी लेके आई, नवाज शरीफ को और भुट्टोस को दूर रखने के लिए, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट बहुत ज्यादा हो रहे थे, इमरान खान को ले आई बीच में ऊपर से लाके। इमरान खान और ओवर स्मार्ट, वो आर्मी की बुराई करने लग गया, तो उसको हटाना, लेकिन वो इतना पॉपुलर हो गया। मैं तो पाकिस्तानियों की इतनी बेवकूफ़ी मानता हूं ना, इमरान ने धेले का काम नहीं करा पाकिस्तानियों के लिए, बस भाषण करवा लो, उसके बाद दे लव हिम। क्योंकि पहली बार एक एजुकेटेड आदमी आया ना, देखा कि जो हमारा भी बंदा एजुकेटेड बातें कर सकता है, दे लव हिम फॉर दैट। अब वो इमरान को सडनली हटाया है सिस्टम से, बट ही इज द मोस्ट पावरफुल, और अमेरिका तो मजे ले रहा है। अमेरिका ने उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। देखो ना क्या मजे लिए, जेल में पड़ा है, जान पूछ के नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। क्या करा उसने नोबेल पीस प्राइज वाला काम? एक काम बता दो जो इमरान खान ने करा हो नोबेल पीस प्राइज का। मुझे तो उनकी आर्मी की समझ नहीं आता। एक मतलब उनकी आर्मी की जो आपने बताया कि 45% बजट उनका एलोकेटेड है। आर्मी खुद वहाँ की पागल है कि उनकी एक अपनी ही एक टोली है जो ISI क्रिएट करके रखे हैं। मतलब खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारना। ISI हेड, हाँ, खुद के पैर में कुल्हाड़ी। इमरान से पंगा हो गया था उसका, तो उसने बदला लिया इमरान से, तभी तो पाकिस्तानी लोग मतलब भूखमर्रे में जी रहे हैं। तो अब आसिम मुनीर गया पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, और वहाँ जाके उसने जॉइंट पार्लियामेंट को एड्रेस किया अभी 20 दिन पहले। उसने बोला कि मुस्लिम्स आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज, और जो 2 नेशन थ्योरी थी जिसके बेस पे हम बने थे वो रियलिटी है। और फिर उसने कुरान की कुछ चीज़ें पढ़ी और उसने बोला कि देखो हम अलग हैं। कुछ मुझे नहीं पता वो क्या लैंग्वेज में क्या बोल रहे थे, आई डोंट नो, बट बेसिकली ही वाज सेइंग कि 2 नेशन थ्योरी इज करेक्ट, वी आर डिफरेंट। तो आग लगा दी ना, अच्छी खासी शांति मची हुई थी, उसमें तीली लगा दी। और ये तो पाकिस्तान का है ही, आप देखो इतने सालों से हर कुछ टाइम के बाद वो पलट के आते हैं वापस, फिर उनको एक चांटा मारते हैं, फिर वो 2 साल के बाद पलट के आते हैं। तो वो इन्होंने करा है पहलगाम में। मतलब एक स्ट्रेटेजिक मूव भी था मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे US की वाइस प्रेसिडेंट अभी इंडिया आए हुए थे, और मोदी जी गए हुए थे साउथ अरेबिया, एंड जिस तरीके से उन्होंने प्ले किया है ना, US की कॉन्वॉय अगर यहाँ पे है, अगर वहाँ पे इंसिडेंट क्रिएट करते हैं, अब क्या होता है कि जैसे 245% रेट जो टैरिफ लगाया है, तो वहाँ से धीरे धीरे तो शिफ्ट होगा इंडिया को जो कॉर्पोरेट। तो यहाँ पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरीके से स्ट्रेटेजिक मूव किया है कि केओस क्रिएट हो जाए और इंडिया को ज़्यादातर फ़ायदा ना मिल पाए उसके वजह से। तो ये तो वही बात है विजय भाई कि हम तो डूबेंगे सनम, पर तुमको लेके डूबेंगे। मतलब हम तो डूब ही रहे हैं। अब तो मोदी जी ने इंडस ट्रीटी कैंसिल कर दी, जो ट्रीटी ने 4 वॉर सर्वाइव कर गई। आई थिंक दे आर एम्बोल्डन्ड बाय द फैक्ट कि देखो उनको बहुत सपोर्ट मिल जाती है दुनिया में। फाटफ था FATF, जिसमें आप फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाते हो कंट्रीज़ के ऊपर, तो वो ग्रे जोन में थे पाकिस्तान। 3 कंट्रीज़ अगर सपोर्ट करती हैं आपको FATF की, तो आप बच जाते हो। 3 ने कर दिया, मलेशिया, टर्की, चाइना, 3 ने सपोर्ट कर दिया। और चौथा इनको सऊदी मिल जाता है। ये 4 ही हैं जो प्रॉप अप्स हैं, मलेशिया, टर्की, सऊदी, चाइना। चाइना इज द बैकड्रॉप सपोर्टर आई गेस, क्योंकि जैसे ही अभी सुपर पावर की अभी जब वॉर चल रहा है US एंड चाइना का, तो कहीं ना कहीं US को भी लगता है कि कहीं ऐसे जगह पे जाऊं जहां पे थोड़ा पीस भी हो, एंड समहाउ दे आर एडेप्टिव। अब इंडियन आर द मोस्ट एडेप्टिव कंट्री इन द वर्ल्ड। हम लोग पहले नहीं जाते किसी को लड़ाई करने के लिए, अनटिल अनलेस समवन प्रोवोक्स अस। जैसे हर दूसरे तीसरे दिन में पाकिस्तानी वाले करते हैं, गधों को तो समझ में बॉर्डर पे वो फायरिंग सीज फायर ब्रेक करके, उन गधों को समझ में आता है नहीं। बहुत दिनों के बाद, इतने फाइट के बाद
370 की आर्टिकल लाया गया, 5 साल पूरा अच्छा गया, धीरे धीरे कश्मीर में इकोनॉमी बढ़ता टूरिस्ट रहा। भरा पड़ा था, बिल्कुल भरा पड़ा था 2 टूरिस्ट करोड़ की हाँ। टूरिस्ट गए हुए थे, 2 करोड़ टूरिस्ट एंड अभी वहाँ पे इकोनॉमी भी धीरे धीरे ग्रो बहुत कर ग्रो कर रही थी। एक साथ में हो भी नहीं सकती। देखो That is very इवन true. जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर है उसको दिखा है कि इस 370 के बाद कितना काम हुआ है वहाँ पे। सारी सेंट्रल पॉलिसीज जो ये लगती नहीं थी, बाहर का इन्वेस्टमेंट, रिलायंस ने लैंड खरीदी है, कितने सऊदी से, दुबई वालों ने लैंड खरीदी है, यूएई गवर्नमेंट ने खरीदी है, 5 स्टार चेन्स ने खरीदी है लैंड, तो उनको तो जन्नत है, तो वो तो बड़ी सुंदर है। 2 करोड़ टूरिस्ट। अब वो पर्पस वही है कि दोबारा कश्मीर का राग शुरू कर दो, और पाकिस्तान में हमारे बुरे हालत हो रहे हैं, गालियां पड़ रही हैं आर्मी को क्योंकि इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, और आजकल तो पाकिस्तानी भी सीधा अपनी आर्मी को गाली देते हैं। तो ये सिचुएशन जो नहीं थी पहले, अब उनका स्टॉक बहुत डाउन चल रहा है। वो वैसे भी स्टॉक तो उनकी तो वैसे भी नहीं चलनी, कि उनकी स्टॉक मार्केट उतनी बड़ी है, उससे ज़्यादा तो हमारा टाटा की ग्रुप उससे बहुत बड़ा है। हाँ, मेरे ख्याल से उनकी पूरी जीडीपी 350 बिलियन की है। मुझे तो यही लगता है कि पाकिस्तानी वाले जो हैं उनको थोड़ा सा समझ कमी है, या तो फिर ये जानबूझ के अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं कि ऐसे गधे लोगों को उन्होंने सत्ता दे रखा है। मुझे सबके घर बाहर है वहाँ पे, जो वहाँ पे रिच है ना, 200 फैमिलीज पूरा कंट्रोल करती है इकोनॉमी, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगा हुआ। उनकी सारी फैमिलीज लंदन में बेसिकली यूके में रहती हैं या यूएस में रहती हैं। इवन इनके जितने आर्मी जनरल्स हैं, जब ये रैंक से ऊपर आ रहे होते हैं, सबको हर स्टेज पे लैंड मिलता है, प्लॉट मिलता रहता है। तो जब तक ये ऊपर आते हैं, इनके पास भर भर के ज़मीन होती है, तो ये ज़मींदार हैं, तो ये अपनी खेती खराब नहीं होना चाहते और रहते बाहर हैं, और इतना कमा लेते हैं जब तक ये सीनियर लेवल पे होते हैं कि ये रिटायरमेंट पे बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तान में कोई रहता ही नहीं है रिच आदमी। वो कंट्री, जैसे कई एक लाइन बोली जाती है कि द कंट्री ओन्स एन आर्मी, हेयर द आर्मी ओन्स द कंट्री। ये उल्टा हिसाब किताब है वहाँ का। और इंडिया की तो इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है ना, अब वहाँ पे हिंदू भी 30% थे, अब शायद 4-5% रह गए हैं, जैसे बांग्लादेश में भी 4-5% रह गए हैं। तो मतलब जो कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी ख़त्म होती जा रही है, वो तो फिर और ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशंस लेगी फ्यूचर में। वैसे पाकिस्तान की जो आर्मी है ना, वो लातों के भूत है, बातों पे नहीं मानते हैं। क्योंकि अभी कुछ टाइम पे हम लोग पीस लेके आते हैं तो 1-2 साल तो रुकते हैं, फिर कहीं ना कहीं कुछ कर लेते हैं। चलो एक स्ट्राइक कर दिया, वो एक क्या बोलते हैं, एक ऑप्शनल चीज़ हो गया, एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो गया। बट लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि वहाँ पे ना एक ऐसे चोट लगनी चाहिए उनको कि दोबारा खड़ा होने के लिए भी सोचे। करना तो दूर की बात है, सोचने में भी उनको डर लगे। मुझे सपोर्ट बहुत है इनको। आपको लगता है कि अभी ट्रंप ने स्टेटमेंट दी, पाकिस्तान वालों सुधर जाओ, मैं इंडिया के साथ हूँ, बोलने की बात अलग है। अगर तू इंडिया के साथ है ना, तो बहुत लीवर्स हैं तेरे पास, है ना, करके दिखा। हार्वर्ड में अभी कल कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें सारे पाकिस्तान के स्पीकर्स बुलाए हुए थे, आर्मी के और पॉलिटिशियंस। खुल के डिस्कशन हो रहा है एंटी इंडिया। एक तरफ से ट्रंप और जेडी वैंस बोल रहे हैं कि हम यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी यूएस की पोजीशन के अगेंस्ट डिस्कोर्स होगा, हम उस स्टूडेंट को बाहर फेंक देंगे। तो हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में प्रो पाकिस्तान डिस्कोर्स कैसे हो रहा है? ऑक्सफोर्ड तो नोन है, ऑक्सफोर्ड के लेफ्ट लिबरल्स तो ओपनली एंटी इंडिया डिस्कोर्स करते हैं, वहाँ पे होती हैं खुल के। तो ये लोग बोलने को कुछ और है। सारी दुनिया को पता है कि अगर इंडिया को तंग करना है तो इंडिया का जगुलर वेन, जो आसिम मुनीर ने यूज़ किया था वर्ड, कश्मीर इज़ आवर जगुलर वेन, मैं कहता हूँ इंडिया का जगुलर वेन पाकिस्तान है। मतलब जब तक ये इंडिया को तंग कर रहा है, पाकिस्तान को आर्म्स दे दो, इंडिया को तंग कर रहा है, पाकिस्तान को ये कर दो, बस ये तो आर्मी सारे दिन उसी में लगी रहती है। मोदी जी की क्रेडिट, लेट मी टेल यू, ही इज प्रोबेबली द फर्स्ट पॉलिटिशियन इंडिया की हिस्ट्री में जिसने इंडियंस को ये बोला, ये पाकिस्तान को साइड रखो, अपनी इकोनॉमी पे, अपने फ्यूचर पे, स्टार्टअप्स, इकोसिस्टम, एआई, इन चीज़ों पे ध्यान दो। ये टाइम वेस्ट है बहुत बड़ा, एंड कंट्री को उसी हिसाब से मूव कराया। और जहाँ पे पाकिस्तान को ने गड़बड़ करने की कोशिश करी तो ही टुक सम एक्शन, जैसे हुआ था वो
सर्जिकल स्ट्राइक्स हो गई, या तो वे फॉरवर्ड वही है। चाइना की तरह आपको आगे विजन रखनी है, चाइना से compete करना है, आपको पाकिस्तान से compete नहीं करना। खैर आपने ये बात तो बोली, लेकिन मेरे को ये दुख भी है कि पाकिस्तान एक ऐसा नेशन है जो इंडिया की सोच जितना आगे रखते हैं उसको खींचने के लिए बहुत ज़्यादा पीछे लगा हुआ होता है। इट्स लाइक कैट एंड माउस, ठीक है, रिलेशनशिप। बट मुझे एक चीज़ बताएं, इंडिया की जो बाउंड्रीज़ हैं, जो जोग्राफिकल एरिया है, एक तरफ अगर देखेंगे राइट साइड में चीन हो गया, चाइना हो गया, लेफ्ट साइड में पाकिस्तान हो गया, पीछे की तरफ श्रीलंका और बांग्लादेश जहाँ पे चाइना का ही इनरोल्स हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि चाइना धीरे धीरे करके अपना पॉन्स जो है ऐसे साइड करके रख रहा है को इंडिया को चोक करने के लिए, क्योंकि कहीं पे भी ट्रेड करने के लिए फ्री एक्सेस तो चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चाइना स्ट्रेटेजिकली हमें कब्जाने के लिए शायद इस तरह पॉन्स लग रहा है। विजय भाई, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे ना, अफ्रीका में 52 कंट्रीज हैं शायद, उनका एक रोड नेटवर्क एग्रीमेंट साइंड है अफ्रीकन यूनियन का। दे कैन ईजिली क्रिएट रोड्स कि एक कंट्री से दूसरी, आप एक कंट्री से शुरू करके 52 में से कितनी भी कंट्रीज पे रोड से जा सकते हो। यूरोप तो यूनियन बना हुआ है, वहां तो आप रोड पकड़ के टर्की तक भी आ सकते हो, फिर वहां से ईरान भी जा सकते हो, उधर रशिया भी जा सकते हो, रोड बनी हुई है, सारी कंट्रीज में फ्री मूवमेंट है। साउथ अमेरिका, ब्राजील, कोलंबिया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, फ्री रोड नेटवर्क है। यूएस, कनाडा, यूएस, मेक्सिको, इक्वाडोर, फ्री मूवमेंट है, अब गाड़ी से फ्री नेटवर्क है, हाईवेज बने हुए हैं। रशिया, चाइना, रशिया, चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया तो चलो अलग चीज हो गई, रोड नेटवर्क है। और चाइना इतना स्मार्ट है कि चाइना ने बेल्ट एंड रोड कॉरिडोर बनाया ही इसलिए कि हम रोड, रेलवेज, ऑप्टिक फाइबर लाइंस, ऑयल पाइपलाइंस, ये सारी फ्रीली कनेक्ट होनी चाहिए। चाइना पूरा कनेक्टेड होना चाहिए अपने रीजन में। चाइना से एक ट्रेन निकलती है ना गुड्स लेके, वो सीधा यूरोप में जाके रुकती है, पूरा फ्री किया हुआ है। और अब जो रोड नेटवर्क बना रहा है, चाइना पे बंदा बैठेगा, ट्रेन में बैठेगा, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ट्रेन से। दुनिया की इकलौता रीजन जो जियोपॉलिटिकल ड्रामा में फंसा हुआ है वो है साउथ एशिया। इंडिया के लोग रियलाइज नहीं करते, हम लोग एक आइलैंड में रहते हैं। हमारी जो सिल्क रोड्स थी वो इंडिया से निकल के, यानी इंडस रिवर, सिंधु रिवर के बॉर्डर्स जहां पे रिवर थी वहां से निकल के जो पासेस बने हुए थे, वहां से अफगानिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तिब्बत, जिंगजियांग जो चाइना का पार्ट है आज, जिंगजियांग में तो सारा बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन थी, कजाकिस्तान में बुद्धिस्ट थे सारे, वो सिल्क रोड थी ना। और तिब्बत तो यहां से लोग जाते थे ना, कैलाश पे जाते थे, फिर लासा जाते थे, तो बुद्धिज्म कैसे पहुंच गया वहां पे, और वहां से फिर आगे जाते थे। तो अब बांग्लादेश वाले नहीं जाने देते, चिकन नेक कॉरिडोर यूज करना पड़ता है। अच्छा चलो ठीक है, वहां से फिर म्यांमार से सीधा थाईलैंड वाईलैंड सब कनेक्टेड है। तो कायदे से आज एक आदमी सोचे कि मेरे को थाईलैंड जाना है, मैं क्यों फ्लाइट पकड़ूं, मैं क्यों ईरान की फ्लाइट पकड़ूं, कजाकिस्तान की पकड़ूं, सेंट्रल एशिया की पकड़ूं, तिब्बत लासा जाना है तो पहले मैं बीजिंग जाऊं, वहां से लासा जाऊं। 42 किलोमीटर टोटल गैप है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जिसपे वो बना हुआ है राम सेतु, जो दिखता है, सैटेलाइट से भी दिखता है, और दिखता है वो स्टोन्स रखे हुए हैं, उस पे इंस्क्रिप्शंस हैं। उसके ऊपर रेलवे लाइन और रोड नहीं बन सकती। 42 किलोमीटर, जब आपने 22 किलोमीटर का मुंबई, नवी मुंबई बना दिया, तो 42 किलोमीटर का रोड रेलवे नहीं बन सकता। तो श्रीलंका जैसी कंट्री, हम्बन टोटा दे दिया 99 ईयर्स के लिए चाइना को, पोर्ट दे दिया, 42 किलोमीटर की रेलवे और रोड आज तक वो नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है इंडिया का। और वो एक कचिथीवू आइलैंड था हमारा, जो उनको पकड़ा दिया श्रीलंका को इंदिरा जी ने। तो वो वहां पे अब इंडियन फिशरमैन जाते हैं, वो फिशिंग कर रहे हैं, उनको पकड़ के ले जाते हैं श्रीलंकन नेवी। तो ये एरिया ना वेस्टिजेस ऑफ हिस्ट्री
से भरा पड़ा है। आज भी यहाँ पे पार्टीशन का दर्द, वी आर अ वुंडेड सिविलाइजेशन, जैसे वीएस नायपॉल ने कहा था। तो हम हिस्ट्री से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। हर जगह फ्लाइट लेके जाना पड़ता है। इंडिया इज एन आइलैंड, और कोई भी गवर्नमेंट के लिए ये सॉल्व करना इतना मुश्किल है। जैसे अभी इन्होंने म्यांमार थाईलैंड एक्सप्रेसवे इंडिया ने साइन किया हुआ है। इंडिया से म्यांमार जाओ, म्यांमार से ट्रैवल करके थाईलैंड, फिर वहां के नेटवर्क से आप कनेक्ट हो गए साउथ ईस्ट एशिया के। अब म्यांमार में चाइना ने फंडिंग की हुई है, वहां पे जितने रेबल्स हैं उनकी, अब कर लो, कैसे जाओगे? तो हम लोग हिस्ट्री में ही जी रहे हैं। हमारी टीवी पे भी हिस्ट्री चल रही है, वही इश्यूज चल रहे हैं पुराने, और आप बाहर जाते हो, आप कहते हो यार यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही मतलब वी आर लिविंग इन अ वेरी डिफिकल्ट नेबरहुड। डेमोक्रेसी सिर्फ इंडिया में चल रही है ढंग से, वहाँ पे कहीं पड़ोस में कहीं वो नहीं है। नेपाल में कम्युनिस्ट आ गए, वो भी 2 पार्टीज बन गई, उनकी आपस में नहीं बनती, और वहाँ पे लोग इतने परेशान हैं जब से किंग हटा है। और भूटान एक स्टेबल है, वो इंडिया का इतना, अभी मोदी जी ने ट्रिपल किया है उनको जो पैसे देते हैं, और उनकी सारी डिफेंस इंडिया के पास है, तो वो स्टेबल है काफ़ी। उनका फॉरेन बहुत टूरिस्ट आता है वहाँ पे। बांग्लादेश का तो आप देख ही रहे हो, चाइना भी घुस गया, सऊदी भी घुस गया, यूएस भी घुस गया, रशिया भी घुस गया, चारों को घुसा दिया उन्होंने कि भाई इंडिया ना घुसे। मतलब इतना, तो ये रीजन बहुत डिफिकल्ट रीजन है, और हम लोग इंडियंस बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में है कि हमारी जो हिस्टोरिकल रोड्स थी, कि गरीब आदमी तो रोड से ही जाएगा ना, बिजनेसमैन तो रोड से ही जाएगा ना, सब बंद पड़ी हुई है। हम लोग एक बॉक्स दिन है, इधर अमृतसर के आगे नहीं जा सकते, उधर जैसलमेर से आगे नहीं जा सकते, उधर तिब्बत के जो सारा उत्तराखंड का बॉर्डर है, लद्दाख का, उसके आगे नहीं जा सकते, और बार बार कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद कर देता है चाइना, और हम कैलाश मानसरोवर नहीं देख सकते। बहुत बहुत गलत सिचुएशन है। बट एक चीज़ है, जैसे आपने बोला राम सेतु में जो 42 किलोमीटर की ट्रेन की बात करी, बट वो तो एक हिस्टोरिक चीज़ है ना, वहाँ पे ट्रेन उसके साथ में एक ब्रिज तो बन सकता है ना। अच्छा, साथ में? हाँ, साथ में ब्रिज बना दो, उसके ऊपर मत बनाओ, पर उसके साथ में ब्रिज तो बन ही सकता है ना। सारी दुनिया, मलेशिया, सिंगापुर, मैं तो गया था अभी रोड जर्नी पे, फ्रॉम सिंगापुर मलेशिया की टॉप तक, जो जितना रोड का एरिया था, तो इतना एक्सप्रेसवे बनाओ, जाओ आप वहाँ पे, वीज़ा वो हो जाता है, स्टैंपिंग हो जाती है, और वहाँ पे आप जाके आराम से घूमो। उनका एशियान का एग्रीमेंट साइंड है, और फ्री मूवमेंट है। मैं अभी मलेशिया में था, तो मैं लंकावी चला गया आइलैंड। लंकावी आइलैंड का जो सी पड़ता है साथ में, वो अंडमान सी है। तो जब हमारी बोट जा रही थी किलिम नेशनल रिजर्व से निकल के रिवर से सी में, अंडमान सी आ गया, तो वो थाईलैंड की टेरिटरी आ गई। तो हमारा ऑटोमेटिकली मोबाइल पे टाइम चेंज हो गया, 1 घंटे का आगे हो गया, तो थाईलैंड का टाइम आ गया। देखो सब फ्री है, आराम से घूमो, थाईलैंड की वाटर में घुस जाओ, अंडमान सी है, इधर लंकावी है, उधर अंडमान आइलैंड्स है। आप कंपेयर कर लो, जो आपको लंकावी में फैसिलिटी मिली हुई है, क्या रोड्स है, क्या रेंटल कार्स हैं, आप किसी भी साइज का यॉट ले लो, बोट ले लो, किसी भी फैसिलिटी की अपनी जेब के हिसाब से, और 5 स्टार होटल्स, और रीजनेबल, बहुत रीजनेबल, और मतलब आपको लगता ही नहीं कि कोई परेशानी आई। और उसके उधर आप अंडमान में चले जाओ, आपको कुछ नहीं मिलेगी फैसिलिटी, मतलब बहुत डेंजरस। मतलब सेम सनसेट वाला ब्यूटीफुल राधानगर बीच है हैवलॉक आइलैंड्स में, वहाँ पे जो सनसेट मैंने देखा, वही सनसेट मैंने लंकावी में, वो तो सेम ही है ना, एक इस साइड है एक साइड है, लेकिन फैसिलिटीज़ जो मतलब बहुत लगता है कि मतलब इंडिया कहाँ जी रहा है कई मामलों में। सिर्फ 1 करोड़ टूरिस्ट आता है इंडिया में साल का, जितना केमन आइलैंड्स या फ्रांस के अंदर 20 डेज में आता है, उतना यहाँ पे 1 साल में आता है। और घूम फिर के टूरिस्ट को जो सर्किट मिलता है, ताजमहल, हम्पी, राजस्थान के फोर्ट, और गोवा। अब तो गोवा भी डाउन चला गया बिकॉज ऑफ द कैब की जो वहाँ पे माफिया बन गया है, और बीच पे उल्टे सीधे लोग आ गए हैं, तो वो भी डाउन चला गया। टूरिस्ट नहीं आता, नाइट लाइफ नहीं है विजय। आज आप चाइना जाते हो, आपने ऑर्डर कर दिया, फैक्ट्री देख ली,
वो आपके साथ एक बंदा भेजते हैं, वो आपको पिक करता है होटल से, शाम तक आपके साथ रहता है, कहता है सर चलो कहीं मस्ती करा के लाता हूँ। फिर वो आपको एक हैपनिंग नाइट लाइफ में ले जाता है, उसमें फुट मसाज, उसमें दारू, उसमें यहाँ पे कहाँ पे कौन सी सिटी नाइट लाइफ अलाउ कर रही है? कैपिटल में अलाउड नहीं है, दिल्ली में सिर्फ 5 स्टार में जाके दारू पी सकते हो, सुपर महंगी। मतलब कोई नाइट लाइफ का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस का। अब मैं आपको बताऊं, सिंपल सी बात है, गुड़गांव साइबर हब, एक ओपन मॉल जो यहाँ पे वॉक कर सकते हो, गाने सुन सकते हो, कॉन्सेप्ट कितना सिंपल है, बट इट इज द मोस्ट हैपनिंग प्लेस ऑफ गुड़गांव बिकॉज इट्स एन ओपन मॉल, पीपल लव इट। आसमान, बेस्ट ब्रांड्स, सब कुछ खाने को मिल रहा है, म्यूजिक, स्क्रीन चल रही है ना, फेस्टिवल। तो इंडिया की हर सिटी में क्यों नहीं हो सकता एक साइबर हब? लैंड तो बहुत है म्यूनिसिपल के पास और बनाना भी मुश्किल नहीं है, तो क्यों नहीं हो सकता? वो बनाते ही नहीं। बस वो छोटे ग्राउंड के आदमी के पास ना, वो कहता है बच्चों को क्या करूं एंटरटेनमेंट के लिए, या तो एक छोटा पिक्चर हॉल होता है, या रेस्टोरेंट्स में जाके बाहर खाना खा लो, या एक पार्क होता है, और आजकल थोड़े बहुत मॉल बन गए हैं छोटे छोटे। बेचारों के पास बिल्कुल वो टीवी से ही चिपके रहते हैं और एक्चुअल में सिटीज प्लानिंग में बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। तो सर जैसे हम टूरिज्म या टूरिस्ट के बारे में बात करा, अभी जैसे पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ, हाउ डू यू सी कि हमारे, क्योंकि अगर देखा जाए वो एरिया जो है वो एक तरीके से स्विट्ज़रलैंड ही है इंडिया का, हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं, हमारे पास ऑलरेडी स्विट्ज़रलैंड है। बट ये जो टेररिस्ट हैं, जो पागल लोग हैं, हालांकि एज बिकॉज इट इज़ ए पब्लिक फोरम, मैं उनको गाली नहीं दे पा रहा हूँ, तो दिल से बहुत गाली दे रहा हूँ। मतलब अगर सामने मिल जाए तो पता नहीं मैं क्या कर लूँ, इतना तो गुस्सा है मेरे पे कि 79 लोगों को मारा है। बट उसको साइड करके अगर मैं ये पूछूँ कि ये इंसिडेंट को कैसे टैकल करें और इंडिया में इस रीजन में कैसे टूरिज्म बढ़ाए, ताकि वहाँ की जो एक्चुअल रेसिडेंट हैं, वहाँ की जो लोकल्स हैं, उनको थोड़ा सा फ़ायदे भी हो, क्योंकि जैसे टूरिज्म आएगा तो वहीं लोकल में उनकी खाना भी खाएंगे, रेस्टोरेंट चलेगा, और बहुत सारी चीज़ें जब डिमांड बढ़ेगी, बहुत सारे फैक्ट्री भी लगेंगे धीरे धीरे, क्योंकि अभी तो शुरू ही हुआ था, आर्टिकल 370 के बाद जस्ट शुरू ही हुआ था, तो उन्होंने ऐसे इंसिडेंट कर दिया। तो आप कैसे देखते हो स्ट्रेटेजिकली इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? देखिए, रिलीजन की जहाँ तक बात आती है ना, अब अवेयरनेस ही सॉल्यूशन बचता है, एजुकेशन। अब दुबई का देख लो, जो इस्लाम है दुबई का बिनाइन है, वहाँ कोई टेररिज्म नहीं। जो सऊदी नया किंग आया है, प्रिंस सलमान, उसने तो क्लियरली बोल रखा है भाई यहाँ कुछ गंदगी नहीं चलेगी। ओपनली मॉडरेट डायरेक्शन में ले जा रहा है इस्लाम को, वहाबीज़म से, सलाफिज़म से अलग करके ले जा रहा है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि वो रिलीजन की बेसिस पे देश बना है, उसको बार बार जस्टिफाई करना पड़ता है कि हम अलग क्यों हैं इंडिया से। लेकिन निहत्ते रिलीजन के बेसिस पे निकाल के आपने जो करा है, देखो अब मोदी जी ने इंडस वाटर ट्रीटी जो 4 वॉर्स तक चल रही, मतलब हटी नहीं थी, उसको पहलगाम के ऊपर हटा दिया और अब डैम बनाने के ऑर्डर दे दिए जो वाटर उनकी तरफ जाता था। आपको पता है वहाँ की 2 रिवर्स में से एक में अचानक पानी कम हो गया और झेलम के अंदर अचानक से 8 फीट बढ़ गया। तो उन लोगों को पता चल रहा है कि पड़ोसी के साथ नहीं निभाने का क्या हश्र होता है। लेकिन जब एक पॉलिटिकल फोर्स लाइक एन आर्मी ऑफ अ कंट्री जो 45% बजट खाती हो उस कंट्री का, उसके साथ बिजनेसेस भी हों उसके, जब वो लोग अपने पॉलिटिकल मींस की आपको अचीव करने के लिए कुछ करते हैं, तो इंडिया को भी फिर पॉलिटिकली जवाब देना पड़ेगा। अब भगवत गीता ये कहती है कि शांति एक हाथ से तो होती नहीं, कि अगर सामने वाला कह रहा है वॉर चाहिए, तो एक दिन अर्जुन को खड़े होकर कहना पड़ता है भाई वॉर ले लो, मैं वॉर भी करके दिखा देता हूं। तो
देखो, किसी निहत्थे आदमियों की ज़िंदगी ऐसे ख़राब तो नहीं जाने दे सकते, तो उनको दिखाना तो पड़ेगा ही कि देखो ये गलत किया तुमने। और काफ़ी इन्होंने पाकिस्तान को सीधा रखा भी हुआ है। आप देखो, टीटीपी तालिबान की जो पाकिस्तान विंग है, उसने इनका जीना हराम कर रखा है पाकिस्तानियों का। और ये इतने बेवकूफ़ है पाकिस्तानी, जब यूएस हट रहा था अफ़गानिस्तान से, तो ये इनका आईएसआई चीफ खुशी खुशी काबुल में जाके बैठ गया कि देखो तालिबान आ गई और हमने बैक किया है। उसने वहाँ फ़ोटो खिंचवाई थी काबुल के होटल में, जिसकी वजह से बाद में उसको यहाँ पे पाकिस्तानियों ने कहा था खुले में क्यों कर रहा है, मतलब। और अमेरिका इतना शाना है, $7 बिलियन के वेपन्स छोड़ गया अफगानिस्तान में कि लो करो पाकिस्तानियों को सीधा। इन्होंने 15 साल बहुत तंग करा है हमको, जब से हम अफगानिस्तान में बैठे हैं इन्होंने जान खा रखी थी हमारी, पाकिस्तानियों ने, यहाँ तालिबान को सपोर्ट करके। अब तालिबान के हाथ में वेपन दे दिए कि अब करो पाकिस्तान को सीधा। तो ये सारी जियोपॉलिटिकल चीज़ें आम आदमी से इनका कोई लेना देना नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं बिकॉज अब हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं। अब पहलगाम की जहाँ तक बात है, देखो अवेंज तो करना है, और जो टूरिज़्म है वहाँ का 2 करोड़ टूरिस्ट था वहाँ पे। मैं भी खुद कश्मीर होके आया था और मैंने कहा यार ऐसी जगह नहीं हो सकती दुनिया में। आप खड़े हो यहाँ पे, खच्चर खड़े हैं, खच्चर टट्टू खड़े हैं और ऐसे छोटी सी ढाबे बने हुए हैं, आपके साथ में एक नदी है और उसके साथ में ऐसे एक ऊंचा बर्फ का पहाड़ है जो आप ऊपर तक देख सकते हो ऐसे। मतलब क्या ब्यूटी है, मतलब अमेजिंग है बिल्कुल। जो उनका लेक्स का ट्रैक होता है ना, वो आप लोग कहते हैं अगर आप एक बार कर लो ना वो, तो टूरिज्म तो वापस आएगा और कोई ना कोई नया इक्विलिब्रियम पाकिस्तान के साथ सेट करेगी इंडियन गवर्नमेंट। और जहाँ तक इंडियन टूरिज्म की बात है कि इंडिया में टूरिज्म कम क्यों है, वो नाइट लाइफ नहीं है। और ये अंग्रेज़ लोगों को दारू वारू, उनको सुट्टे चाहिए होते हैं, दारू चाहिए होती है, उल्टी सीधी चीज़ें चाहिए होती हैं बहुत ज़्यादा। तो उस टाइप का तो इंडिया में हो भी नहीं सकता, बहुत जल्दी कंट्रोवर्शियल हो जाता है। कोई गवर्नमेंट अपने बहुत छोटे लेवल पे जाके कुछ करे तो अलग बात है, बट यहाँ पे कल्चरल इश्यूज़ बहुत जल्दी खड़े हो जाते हैं, तो वो नहीं हो सकता। लेकिन आई एम श्योर कि टूरिस्ट सिर्फ दारू के लिए नहीं आता, तो बहुत चीज़ें हैं। जैसे एक आर्किटेक्चर, इंडिया का आर्किटेक्चर नॉर्थ का और साउथ का थोड़ा यूनिक है। जिस टाइप से राम मंदिर बनाया है वो नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया है। जैसे स्वामीनारायण टेम्पल होते हैं वो गुजरात का आर्किटेक्चर है। जैसे साउथ के होते हैं हम्पी, मीनाक्षी टेम्पल, ये जो होते हैं वो उनका यूनिक आर्किटेक्चर है। नॉर्थ के 1 लाख से ज़्यादा, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, वो टेम्पल्स तोड़ दिए गए थे। लेट अस नॉट गेट इनटू इट, एक ज़माना था, टाइम था, तोड़ दिए। तो यहाँ पे वो आर्किटेक्चर कम बचा है। तो टूरिस्ट को ना बेसिक फैसिलिटीज़ ज़्यादा चाहिए होती हैं कि कोई चीट ना करे, सब टिकट्स वगैरह क्लियर रूल्स हों, आसानी से मिल जाएं, सब जगह पानी और रिसाइकिल बिन हो। तो उनको ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। वो सिस्टम पब्लिक चीज़ों में कैसे बन पाएगा इंडिया में, आई डोंट नो, बट आई एम श्योर कि एक बार अब कश्मीरियों को भी पता होगा कि 2 करोड़ लोगों से हम कितना कमा रहे हैं, तो उस चीज़ को लूज़ करने का क्या मतलब है, ये आम आदमी को पता होती है बात। जिसको घर चल रहा हो ना, जिसका, उसको पता होती है। इनफैक्ट कश्मीरी भाई को तो पता है, तभी एक कश्मीरी भाई ने अपना घोड़ा छोड़ के टूरिस्ट की हेल्प किया। सो कश्मीरी भाइयों से भी मेरा आह्वान है और मेरा सपोर्ट उन लोगों से है जो टेररिस्ट के ख़िलाफ़ हैं और जो पीस चाहते हैं। एंड वो उनसे मेरा ये भी आह्वान है कि वो खुद ये चेक करें कि कौन कौन लोग जो सपोर्ट कर रहे थे टेररिस्ट को, ताकि वो पुलिस के हाथ आए